यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को ईडी ने 16 मई को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता की एक कंपनी CSPL कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को 6,210 करोड़ रुपए का ऋण दिया, कर्ज दिया, जिसमें 1,400 करोड़ रुपए बैंक का एक्सपोजर था, यूको बैंक का। ईडी की जांच में सामने आया था कि गोयल ने 9 शेल कंपनियों का जाल बनाकर उनसे रिश्वत ली। ठीक है, कर्ज आपको दिया, आप हमारी इन कंपनियों में पैसा डाल दीजिए रिश्वत का। उनके परिवार के सदस्य ही उन कंपनियों में निदेशक थे। इन कंपनियों के माध्यम से उन्होंने संपत्तियां भी खरीदी, अपने परिवार की यात्रा और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा किया। कोर्ट की पेशी के दौरान गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें 26 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। सर, आज नाम यूको बैंक का है, घोटाले के तरीके एक ही हैं, बैंकों के नाम बदल रहे हैं। सवाल यही है कि सर, बैंकों में ये सब कुछ रुक क्यों नहीं रहा है? ये अगर आप शुभम देखें तो ये इस तरीके की घटनाओं की आमद बराबर होती, चरित्र बदलते हैं। वही एक सेट थ्योरी, और कितनी आजमाई हुई थ्योरी है भारत की बैंकिंग उद्योग की। चुनिंदा खास क्रोनी कैपिटलिस्ट को चुना जाए, बैंकिंग का प्रबंधन उनको कर्ज दे, कर्ज देने के बाद वो डिफॉल्ट कर जाएं, उसके बदले वो कमीशन और बाकी ब्राइब्स का भुगतान बैंक को करें। आप प्राइवेट बैंकों में, सरकारी बैंकों में इस फैली हुई समस्या को पिछले 10 साल 12 साल से देख रहे हैं, और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि बैंक प्रबंधन की पारदर्शिता तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हमेशा इस उलझन में रहती है कि बैंकों पर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए। चाहे भूषण स्टील का मामला देख लें या यूको बैंक का मामला देख लें, इससे पहले और भी जितने बैंक्स के मामले आए, उनमें सीधा हिसाब यह है कि वही बैंक का कर्ज डूबा है जहां कंपनी ने फ्रॉड किया, डिफॉल्ट किया। आर्थिक कारणों से डूबी हुई कंपनियों के कर्ज सीमित हैं, फ्रॉड में डूबी हुई कंपनियों के कर्ज ज्यादा हैं और उन्हें बैंक कर्ज दे रहे हैं। यह समस्या अब बहुत बड़ी हो चुकी है। और ध्यान से अगर आप देखें तो भारत में जो NPAs क्रिएट हो रहे हैं या जो डिफॉल्ट आ रहे हैं IBC के पास, उनमें ऐसे कर्जों की संख्या बड़ी है। यूको बैंक का मामला फिर खुलकर आया, 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस तरह डुबाया गया है, और अंततः यह मामला ईडी के पास लैंड करता है। ईडी जांच पड़ताल करती है, वसूली की कोई उम्मीद तो कहीं दिखती नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष यानी कि सरप्लस ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। ये अब तक का सबसे बड़ा एनुअल ट्रांसफर है, जो पिछले साल के 2.1 लाख करोड़ रुपए से करीब 27% ज्यादा है। ये राशि सरकार के बजट अनुमान 2.56 लाख करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को लगभग 0.2% GDP के बराबर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे। सर, क्या आपको लगता है कितनी राहत की बात है ये सरकार के लिए? सरकार के लिए राहत की बात है। रिजर्व बैंक की कमाई का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल करीब $398 बिलियन की सेल की, जिससे एक कमाई आई, जिससे अतिरिक्त लाभांश दिया गया। सरकारी सिक्योरिटीज पर भी जो RBI की होल्डिंग्स थी उस पर अच्छा रिटर्न आया है, और विदेशी और घरेलू संपत्तियों पर जो लॉसेस कम हुए हैं उसने RBI को ये सुविधा दी कि वो सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड दे। हालांकि डिविडेंड उम्मीद ही की जा रही थी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक का डिविडेंड आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे थे, उससे ये कम है। लेकिन अगर आप माना जाए तो पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा डिविडेंड है। पिछले साल से करीब 27% ज्यादा है, जो चार्ट में आपको डेटा पॉइंट के चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सरकार के लिए थोड़ी राहत है। सरकार के राजकोषीय घाटे में करीब 0.15 से 0.2% तक की कमी होगी, यानी GDP के 4.2% के आसपास राजकोषीय घाटे को रोकने में यह मदद मिलेगी, और इसके अलावा अन्य खर्चे भी करने की सुविधा मिलेगी। ये टोटल डिविडेंड जो RBI ने सारे बैंकों और RBI से मिलाकर जो लक्ष्य रखा था उससे भी ज्यादा है, यानी RBI ने सबके हिस्से का डिविडेंड सरकार को दे दिया है।